महाराणा कुंभा का युग भारतीय इतिहास के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वीरता, रणनीति और अपने राज्य के प्रति समर्पण सर्वोपरि था। यह समय था जब मेवाड़ की धरती बार बार बाहरी आक्रमणों से कांप उठती थी, लेकिन उसकी मिट्टी में जन्मे राजपूत योद्धा अपने साहस, त्याग और अदम्य जिजीविषा से हर बार दुश्मनों को परास्त करते थे। महाराणा कुंभा का जीवन संघर्ष, विजय और अपने राज्य की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध का पर्याय बन गया था। 1443 का वर्ष मेवाड़ के लिए संकट लेकर आया। हरवाती के विद्रोहियों को दंडित करने के लिए महाराणा कुंभा स्वयं वहां गए थे, जिससे मेवाड़ का किला असुरक्षित हो गया। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महमूद खिलजी पहले ही चित्तौड़ में कुंभा के हाथों अपमानित हो चुका था और 1437 की हार का बदला लेने को आतुर था। उसकी सेना कुंभलगढ़ के निकट कैलवाड़ा गांव तक आ पहुंची, जहां बाण माता का मंदिर अपनी भव्यता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि युद्ध के शस्त्रागार के रूप में भी महत्वपूर्ण था। महमूद खिलजी ने महसूस किया कि कुंभलगढ़ के किले को जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति बाण माता मंदिर पर केंद्रित कर दी। स्वयं युद्ध का नेतृत्व करते हुए उसने मंदिर पर हमला किया। मंदिर की रक्षा ठाकुर दीप सिंह ने अपने राजपूत योद्धाओं के साथ डटकर की। 7 दिन तक लगातार संघर्ष चला। हर हमला विफल होता रहा, लेकिन 7वें दिन ठाकुर दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और मंदिर पर खिलजी का अधिकार हो गया। उसने मंदिर को नष्ट कर दिया, भगवान नंदी की मूर्ति को जलाकर छूने में बदल दिया। लेकिन इस संघर्ष का एक और भयावह पहलू इतिहास में छिपा हुआ है। जब मंदिर के रक्षक गिरने लगे, तब मंदिर के भीतर उपस्थित महिलाओं और कन्याओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर का निर्णय लिया। गर्भगृह में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। राजपूताना की धरती पर जौहर की यह गूंज एक बार फिर सुनाई दी। चूड़ियों के टूटने की आवाजें, मासूम बच्चों की चीखें और जलती चिता का धुआं, यह सब इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ, कहीं छिपा हुआ रह गया। चित्तौड़ और रानी पद्मिनी के जौहर की गाथा तो सुनाई जाती है, लेकिन कैलवाड़ा के इस जौहर पर चुप्पी क्यों? क्या इतिहास वही है जो लिखा गया, या वह है जिसे जानबूझकर छिपा लिया गया? महमूद खिलजी इस विजय से उत्साहित होकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के लिए छोड़ दिया और स्वयं महाराणा कुंभा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही अपने पिता आजम हुमायूं को मंदसौर भेजा ताकि मेवाड़ का हर क्षेत्र तहस नहस किया जा सके। जैसे ही यह समाचार महाराणा कुंभा तक पहुंचा, उन्होंने हरवाती छोड़कर अपने राज्य की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। मंडलगढ़ के पास उन्होंने खिलजी की सेना पर हमला किया, जिसमें सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह पराजय निर्णायक नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद महाराणा कुंभा ने रात के अंधेरे में खिलजी की सेना पर अचानक आक्रमण किया। इस हमले में खिलजी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और मांडू की ओर भागना पड़ा। फारसी इतिहासकारों ने इस घटना को इस तरह लिखा कि महमूद खिलजी बिना किसी बाधा के मांडू लौट आया, लेकिन यह उसकी हार को छिपाने का प्रयास था। इस हार के बाद अगले 4 वर्षों तक खिलजी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया। 11 अक्टूबर 1446 को वह एक विशाल सेना के साथ मंडलगढ़ की ओर बढ़ा। रामपुरा पहुंचकर उसने वहां का गवर्नर बदल दिया और बनास नदी पार करने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा कुंभा ने घात लगाकर हमला किया और खिलजी को फिर मांडू भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक महमूद खिलजी ने कुंभा के विरुद्ध कोई आक्रामक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसी समय अजमेर की स्थिति ने खिलजी का ध्यान आकर्षित किया। अजमेर न केवल राजपूताना का हृदय था, बल्कि उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान भी था। धार्मिक दृष्टि से भी अजमेर अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1454 में महमूद खिलजी को सूचना मिली कि अजमेर के हिंदू गवर्नर ने इस्लामी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां के मुस्लिम निवासियों ने खिलजी से सहायता की अपील की। खिलजी ने अपनी अधिकांश सेना मंदसौर भेज दी ताकि कुंभा की सेना वहीं व्यस्त रहे, और स्वयं चुपचाप अजमेर की ओर बढ़ गया। अजमेर के किले के पास गवर्नर गजधर सिंह ने 4 दिनों तक वीरता से रक्षा की। राजपूतों ने हमलावर सेना को कई बार पीछे हटाया, लेकिन अंततः गजधर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और किले पर खिलजी का अधिकार हो गया।
उसने अजमेर का गवर्नर नेमतुल्लाह को नियुक्त किया और आगे मंडलगढ़ की ओर बढ़ा। लेकिन बनास नदी के पास फिर महाराणा कुंभा ने उसकी सेना पर जबरदस्त हमला किया और खिलजी को भारी क्षति झेलनी पड़ी। एक बार फिर वह पराजित होकर मांडू भाग गया। 1456 में खिलजी ने फिर मंडलगढ़ पर हमला किया, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। महाराणा कुंभा ने दुश्मनों को हर बार करारी शिकस्त दी। लगातार पराजयों के बाद खिलजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह अकेले कुंभा का सामना नहीं कर सकता। उसने गुजरात के सुल्तान से संधि कर एक संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई। इसी बीच नागौर में कुंभा को एक सुनहरा अवसर मिला। नागौर के शासक की मृत्यु के बाद उसके बेटे शम्स खान ने गद्दी संभाली, लेकिन उसका भाई मुजाहिद खान विद्रोह कर बैठा। शम्स खान ने महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने शम्स खान को नागौर का शासक बनाने के लिए सहमति दी, पर एक शर्त रखी। नागौर किले की प्राचीर का एक हिस्सा गिराकर मेवाड़ की सर्वोच्चता स्वीकार करनी होगी। शम्स खान ने शर्त मान ली। कुंभा ने नागौर पहुंचकर मुजाहिद खान को पराजित किया और शम्स खान को गद्दी पर बैठाया, लेकिन शम्स खान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, प्राचीर गिराने से इनकार कर दिया और किलेबंदी को मजबूत करने लगा। कुंभा ने दोबारा आक्रमण कर शम्स खान को खदेड़ दिया और किले की किलेबंदी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। नागौर की विजय केवल क्षेत्रीय नहीं थी, यह एक सामरिक और राजनीतिक विजय थी। नागौर के मजबूत किले को ध्वस्त कर कुंभा ने मेवाड़ की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ किया। इसके पश्चात उन्होंने गुजरात के सुल्तान पर भी विजय प्राप्त की। नागौर नगर को ध्वस्त कर 12 लाख गौंश को मुक्त किया और भूमि को गौचारण के योग्य बना दिया। नागौर किले के दरवाजे कुंभलगढ़ ले जाकर वहां स्थापित किए गए। हनुमान जी की मूर्ति भी नागौर से लाकर कुंभलगढ़ के प्रधान द्वार पर स्थापित की गई, जिसे हनुमान पोल कहा गया। शम्स खान अहमदाबाद भाग गया और अपनी बेटी का निकाह सुल्तान कुतुबुद्दीन से कराया। इसके बाद सुल्तान ने नागौर को वापस लेने के लिए एक विशाल सेना भेजी। महाराणा कुंभा ने इस सेना को नगर के पास तक आने दिया और फिर अचानक हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। इस हार से आहत होकर सुल्तान कुतुबुद्दीन ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरने का निश्चय किया। सिरोही के महाराव ने भी सुल्तान से अपना राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। सुल्तान ने सिरोही के लिए अपने सेनापति इमाद उल मुल्क को माउंट आबू का किला जीतने भेजा, लेकिन कुंभा ने घात लगाकर हमला कर उसे पराजित कर दिया। इसके बाद कुंभा ने कुंभलगढ़ पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभलगढ़ के पास अपनी सेना तैनात की, लेकिन कुंभा ने पहाड़ी रक्षा का लाभ उठाते हुए पलटवार किया। 2 दिन तक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। कुतुबुद्दीन किसी तरह गुजरात लौटने में सफल रहा। महमूद खिलजी भी बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन कुंभा की सेना ने उसे हर बार पराजित किया। आखिरकार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की हिम्मत छोड़ दी। 1458 में कुंभा को सूचना मिली कि नागौर में गौ हत्या शुरू हो गई थी। उन्होंने 500 घुड़सवारों के साथ नागौर पर हमला किया। भयानक युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए और नागौर का किला कुंभा के अधिकार में आ गया। खान अहमदाबाद के सुल्तान की शरण में भाग गया। कुछ महीनों बाद गुजरात के नए सुल्तान ने सिरोही पर हमला किया, लेकिन कुंभा की सेना ने उसे भी पराजित कर दिया। इस तरह महाराणा कुंभा ने वीरता, रणनीति और अपने लोगों के प्रति समर्पण से मेवाड़ को सुरक्षित रखा। उनके नेतृत्व में मेवाड़ न केवल बाहरी आक्रमणों से बचा, बल्कि उसकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति पूरे क्षेत्र में प्रबल हुई। कुंभा का युग राजपूत गौरव, आत्मसम्मान और भारत के स्वाभिमान की मिसाल बन गया। इतिहास के पन्नों में महाराणा कुंभा की ये गाथाएं वीरता, त्याग और अपने राज्य के प्रति निष्ठा की अमर मिसाल हैं। उनकी युद्ध नीति, कूटनीति और अडिग संकल्प ने मेवाड़ को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे शक्ति, समृद्धि और सम्मान का केंद्र बना दिया। आज जब हम इन घटनाओं को याद करते हैं, तो यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा की गाथा है जो संकट के समय अपने राज्य, एक संस्कृति और अस्मिता के लिए जौहर, युद्ध और विजय का मार्ग चुनती है। महाराणा कुंभा के युग की यही सच्ची पहचान है, वीरता, रणनीति और अपने लोगों के लिए अटूट समर्पण।